नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी साथी इन क्लासेस के साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि ना तो कंटेंट में कोई कमी है और ना क्लासेस की क्वालिटी में कोई कमी है। और यदि किसी भी साथी को कोई कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट में उन कमियों को बताइए। आज ये हमारी अगली क्लास है। हमारी जो सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट की, उसी के क्रम में आज हमारी ये अगली क्लास है। कल हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया है वो अपनी यूनिट 3, जो हमने आपको सिलेबस दिया था, जो कोर्स का स्ट्रक्चर दिया था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूनिट 3 की एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? जैव विविधता का मापन देखा था, ये हमने सम्मेलन वगैरह को देखा था। आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो क्या है? जैव विविधता प्रवणता। ठीक है, तो हम आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे कि जैव विविधता प्रवणता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास में जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट स्थल्स हैं। ठीक है, उसके साथ में एक दो टॉपिक्स और कोशिश करेंगे कि पढ़ लिया जाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। तो जो भी साथी इस क्लासेस से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि पहले हम क्या करते हैं, अपना जो है एक समझते हैं बोर्ड पे जा करके, उसके बाद हम पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी में देखते हैं कि क्या है कैसे है। पीपीटी में देखने के पहले हम कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ों के प्रति एक माइंड मैप बन जाए, ताकि ना तो आपको बहुत ज़्यादा तथ्य रटने पड़े, ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई समस्या हो। हम कोशिश करते हैं कि व्यवहारिक रूप में आप चीज़ों को एक बार समझ जाएं। तो उसी क्रम में, उसी मेथड में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जैव विविधता प्रवणता। एक सेकंड दोस्तों, हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? जैव विविधता विविधता प्रवणता। दोस्तों आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा, आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में और नोट्स बनाने में, हम आज से एक प्रयास और कर रहे हैं। वो ये रहेगा ना कि ये जो एनोटेशन वाला होता है, जहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे आज क्लास ये वाली ख़त्म हो रही है तो आज या फिर कल में एक दो दिन में ये स्लाइड्स पर प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। और जो ये हमारी पीपीटी है, इसको चूँकि हम कोशिश करते हैं ना कि हमने ये अपना मेथड बदल लिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पीपीटी में ना लिखें, ताकि जिन साथियों को प्रिंट आउट करवाना है, नोट्स देखिए बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो उस फॉर्म में हम अपनी स्लाइड्स को सुरक्षित रखते हैं और यहाँ पे जो है एनोटेशन में करके चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनोटेशन वाली जो स्लाइड्स हैं वो हम आज आपको आज प्रोवाइड करवा देंगे या फिर कल, यानी कि जैसे जैसे डेली की डेली क्लासेस होंगी ना, वैसे इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे। और जो रही बात स्लाइड्स की, यानी कि ये नोट्स की, तो ये नोट्स जब हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी या फिर जब हम आधी यूनिट पढ़ लेंगे, यानी कि समझिए कि 5-6 क्लासेस के बाद में ये प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के। बेहतरीन कंटेंट, सब कुछ, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क यहाँ पे दी जा रही है। बस क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैव विविधता प्रवणता को हम समझेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता आप सबको पता है कि किसी प्लेस पे कितनी ज़्यादा जो है प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, पादप और अन्य जीवों की कितने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, वो आपकी जैव विविधता थी। तो जैव विविधता प्रवणता क्या है? अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसी से हम इन चीज़ों को समझेंगे। आप बताइए, क्या हर जगह जो है एक जैसी जैव विविधता पाई जाती है? हर जगह क्या एक जैसी जैव विविधता पाई जाती है? तो आप में से सारे साथी बोलेंगे कि इसका आंसर तो नहीं होगा। हर जगह एक जैसी जैव विविधता नहीं पाई जाती है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि क्या हर जगह जीव जंतु समान संख्या में पाए जा रहे हैं? आप कहेंगे नहीं। आप घने जंगलों में चले जाएंगे, वहाँ दूसरा हालत रहेगा। आप ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, एकदम चट्टानी एरिया है या फिर मरुस्थल टाइप का एरिया है, वहाँ पे आपको कम जीव जंतुओं की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। मतलब इसका तो सीधा सा आंसर है कि नहीं, हर जगह एक जैसी जैव विविधता नहीं पाई जाती। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा, तो जैसे हमने बताया ना कि क्या आपको थार के मरुस्थल में और एक हरे भरे जंगल में, हरा भरा वन है, हरे भरे वन में एक जैसे जितनी संख्या में यहाँ जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, क्या उतनी संख्या में यहाँ हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे हमें कम जैव विविधता देखने को मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो अच्छा ये बताइए, ये जैव विविधता जो है इसका निर्धारण कौन कर रहा है? इसका निर्धारण कौन कर रहा है? जैव विविधता का निर्धारण कौन कर रहा है? यानी कि कहाँ पे कितने जीव जंतु पाए जाएंगे, कितने प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके कुछ चीज़ों पर। वो चीज़ें क्या हैं? तो वो चीज़ें जैसे आपके वहाँ की जलवायु क्या है,
जैसी जलवायु होगी, अच्छी जलवायु है, अनुकूलित जलवायु है तो बहुत सारे जीव रहेंगे। बहुत ठंडा है, बहुत गर्म मौसम है, तब भी जीव जंतुओं की कम प्रजातियां होगी। मृदा के ऊपर डिपेंड कर रहेगा। उपजाऊ मिट्टी है तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो उनको खाने वाले जानवर भी आ जाएंगे, फिर वहाँ की जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। तापमान कैसा है हमने आपको बताया, आर्द्रता कैसी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं किसी जगह की जैव विविधता को, वहाँ पे जैव विविधता कैसी होगी। ठीक है। उसके बाद अब आपको ये बताते हैं एक बात कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, आप सभी को पता है ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो एरिया होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। क्यों यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अनुकूलतम दशाएं होती हैं। कैसी दशाएं, अनुकूलतम दशाएं होती हैं। अनुकूलतम दशाओं का क्या मतलब है कि भैया यहाँ पे ऐसी स्थिति होती है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि यहाँ पे बहुत संख्या में जो है जीवों की प्रजातियाँ आ जाती हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पे पादप और जीवों का विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे इन पादप और जीवों के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं। इसी आप पहले समझते हैं कि अनुकूलतम दशाएं क्या है। देखिए ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। क्या देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच। क्यों, यहाँ पे भारी बारिश होती है, ये इक्वेटर के करीब है, यहाँ पे क्या होती है, भारी वर्षा होती है, आर्द्रता होती है और तापमान भी ऐसा होता है जहाँ पे जीवों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। भारी बारिश होगी, इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपके शैवाल हो गए, कवक हो गए, पादप हो गए, इनका बहुत अच्छे से विकास होगा। इनके विकास से इनको खाने वाले उपभोक्ता आ जाएंगे, उपभोक्ताओं का विकास होगा, जानवरों के जीवों की प्रजातियां बढ़े लगने लगेंगी। तो इसी कारण ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अनुकूलतम बायोम। क्या बोला जाता है, बोला जाता है अनुकूलतम बायोम। इसको क्या बोला जाता है, अनुकूलतम बायोम बोला जाता है। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हम हो सके तो पीपीटी पे ना लिखी हो, तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो मैच करके जो भी पीपीटी में ना लिखी हो तो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया पृथ्वी पर हर जगह जो है एक जैसी जैव विविधता नहीं पाई जाती। तो आप लोगों ने सहमति दिखाई कि हाँ सही बात, नहीं पाई जाती। उदाहरण भी देखा गया, थार और हरे भरे जंगलों में एक जैसे जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाएंगी, तो आप बोलेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि इसका निर्धारण करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसा है, इन चीज़ों का निर्धारण होता है। फिर हमने बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आपके वर्षावन पाए जाते हैं, और ये वर्षावन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। अब हमने बोला कि यहाँ पे क्यों पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमने बोला क्योंकि भैया यहाँ पे अनुकूलतम दशाएं होती हैं जिससे कि पादपों और जीवों का विकास हो सके। तो आपने बोला अनुकूलतम दशाओं का मतलब क्या है, अनुकूलतम दशाओं का मतलब है कि ऐसी दशाएं, जैसे हम बोले कि आपके लिए जहाँ पे अनुकूलतम दशा होगी वहीं तो आप विकास करोगे। आपको ले जाके कहीं एकदम ठंडे स्थान पे छोड़ दिया जाए या फिर कहीं एकदम गर्म स्थान पे छोड़ दिया। अनुकूलतम दशाएं मतलब जहाँ पे आपका अनुकूलतम, जैसे अभी आपकी पढ़ाई के लिए हम बोले कि अनुकूलतम दशा क्या है, तो आप बोलोगे कि बढ़िया मौसम ठंडा हो, बढ़िया टेबल हो, चेयर हो और बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो ये क्या होगी, आपकी पढ़ाई के लिए अनुकूलतम व्यवस्था होगी। ऐसे ही जहाँ पे जीवों का विकास आसानी से हो जाएगा वो एरिया क्या कहलाएगा, वो एरिया जीवों के विकास के लिए अनुकूलतम दशाओं वाला कहलाएगा। तो ऐसा एरिया जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में है, जहाँ पे अच्छी मात्रा में बारिश होती है, आर्द्रता रहती है और तापमान भी अच्छा रहता है। इसके कारण यहाँ पे शैवाल का विकास, पादपों का विकास एवं विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास, क्योंकि जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब एक प्रकार का जीव आता है दूसरा आता है, क्योंकि कोई उसका भोजन है कोई उसका भोजन है, तो ऐसे हमने पूरी चीज़ें देख ली कि ऐसा एक क्रम चलता रहता है। ठीक है। तो अब आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर हमने बताया कि इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। स्पेशल नाम क्या है, वो स्पेशल नाम है आपका अनुकूलतम बायोम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुकूलतम बायोम का संबंध किससे है, तो आपको क्या याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों को अनुकूलतम बायोम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हमने बता दिया। अच्छा, अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है बायोम। क्या एक नया वर्ड आ रहा है, बायोम। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा बायोम भी समझा दें, क्योंकि बायोम शायद अभी हम लोग इस वर्ड के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। तो कुछ है नहीं बायोम, बस इतना याद रखना है कि बायोम क्या है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। एक क्या है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, एक बड़ा
भौगोलिक क्षेत्र है। आप कहेंगे अरे कैसा भौगोलिक क्षेत्र है, तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ की जो मौसम वाली कंडीशंस हैं, जहाँ की एक पूरा बड़ा सा क्षेत्र हो, जहाँ की मौसम की जो कंडीशन है, मौसम की दो दशाएं हैं, वो लगभग समान रहती हैं। वो क्या रहती हैं, वो लगभग जो है समान रहती हैं। क्या रहती हैं, लगभग समान रहती हैं। मतलब एक बड़ा सा आपका क्षेत्र हो जाए जहाँ पे मौसमी दशाएं क्या हो जाएंगी, लगभग समान हो जाएगी, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव व जंतुओं की प्रजातियाँ भी हमें लगभग 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 समान दिखती हैं। तो इस पूरे बड़े से क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे हो गया आपका मरुस्थलीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाला बायोम, जैसे अभी हमने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय वर्षावन वाला बायोम हो गया आपका वर्षावन वाला बायोम। ठीक है, तो ये हो गए। तो बायोम जैसे हमने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था ना, तो इकोसिस्टम ऐसे ही एकदम साधारणता से समझिए, तो इकोसिस्टम एक छोटा सा एरिया होता है। उसकी अपेक्षा जो बायोम होता है ना, बायोम क्या होता है, उन समस्त एरियाओं का योग होता है जहाँ पे एक जैसी दशाएं पाई जाती हैं। जैसे आपका इकोसिस्टम, हम यहाँ पे छोटा अमेजन वाला इकोसिस्टम अलग हो गया, यहाँ का इकोसिस्टम अलग हो गया, लेकिन हो सकता है कि ये पूरा जो एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, यहाँ की जो दशाएं हैं ना, वो पूरे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में एक जैसी लगभग मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और निर्भर करती हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग जो दशाएं, पूरे जो क्षेत्र है ये पूरा पृथ्वी का, जहाँ एक जैसी दशाएं मिल रही हैं, उन सब क्षेत्रों को एक बायोम बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। जैसे अगर हम बताया कि हमने मरुस्थलीय बायोम की चर्चा करें, तो जितने मरुस्थल हैं पृथ्वी पर सबको शामिल कर लेंगे, वो सब किस में आ जाएंगे, वो आपके मरुस्थलीय बायोम में आ जाएंगे। तो आप समझ गए कि बायोम कुछ नहीं, एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे लगभग मौसमी की दिशाएं, जीव जंतुओं की कुछ प्रजातियों में समानता दिखती है। उस बड़े से क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। और आपसे पूछा जाए अनुकूलतम बायोम कौन सा है, तो अनुकूलतम बायोम जो बोला जाता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पादप और जीवों के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। हम क्या, हमारी जो क्लास हमने शुरू की थी, वो शुरू की थी जैव विविधता की प्रवणता के लिए। किसके लिए, जैव विविधता की प्रवणता पढ़ने के लिए। चलिए, तो हमने आपको बताया कि देखिए ये हो गई, एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे, ये हो गई आपकी पृथ्वी। यहाँ पे हमने बताया आपका इक्वेटर होता है 0 डिग्री, सबको पता है। फिर इधर जाएंगे तो जैसे आपका आ गया 10 डिग्री नॉर्थ, नीचे जाते हैं इक्वेटर के तो साउथ हो जाता है 10 डिग्री साउथ। हमने बताया यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली जो आप इक्वेटर होता है ना, अब आपको ये याद रखना है कि जो आपकी विषुवत रेखा होती है, जो विषुवत रेखा होती है, उसके जो आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे जो आपकी जैव विविधता होती है, जैव विविधता, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ की जैव विविधता आपकी ज़्यादा होगी। जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है, एकदम रट जानना है। पूछा जाए कि पृथ्वी में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो ये आपकी यही इक्वेटर के आसपास के एरिया में। अच्छा, जैसे आप ये इक्वेटर यानी कि ये आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, इसके जब आप ऊपर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता क्या होती है, कम हो जाती है। जैव विविधता कम हो जाती है। जैव विविधता क्या होती है, कम हो जाती है। और जब दोनों साइड ध्रुव है, तो दोनों साइड जब जीवों की ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम हो जाती है। ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है। आपसे पूछा जाए कि यदि हम इक्वेटर से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जैव विविधता हमें कम होती जाएगी, और ध्रुवों से अगर हम यहाँ पे आए तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी। यानी कि ध्रुवों पर कम जैव विविधता पाई जाती है और आपकी विषुवत वृत्त पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये आपकी जैव विविधता प्रवणता क्या है। जैव विविधता प्रवणता क्या है, ये बात करनी है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी में चेंज इन बायोडाइवर्सिटी ही क्या है, आपकी जैव विविधता। यानी कि जैव विविधता में, जैव विविधता में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। जैव विविधता में परिवर्तन मतलब प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन। जहाँ ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ ज़्यादा जैव विविधता, जहाँ कम प्रजातियाँ वहाँ कम जैव विविधता। तो प्रजाति जैव विविधता में परिवर्तन का मतलब कि प्रजातियों की, किसकी प्रजातियाँ, तो जीव और जीव जंतु, यानी कि जंतुओं की, जंतुओं की और पादपों की प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर होता है, दूसरे स्थान पर जाने पर होता है,
क्यों होता है हमने बताया, अगर आपसे पूछा जाए क्यों हो रहा है तो साधारणतः साधारणतः क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण, इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण, तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी कहलाती है, इसी को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, यानी कि जैव विविधता प्रवणता, जैव विविधता प्रवणता, जैव विविधता प्रवणता। जिन साथियों को नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, कुछ नहीं है भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि भैया देखो जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है। जैसे हम इक्वेटर पे थे तो बहुत ज़्यादा सारी जीव जीव जंतुओं की प्रजातियां थी, ध्रुवों पे गए तो वहाँ पे अनुकूलतम दशाएं नहीं है, मौसम विपरीत हो जा रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, कुछ ही प्रजातियां बच पाई हैं जिन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया उस मौसम में रहने के लिए, वही प्रजातियां वहाँ पे बची हैं, तो वहाँ पे संख्या कम हो गई है। इक्वेटर पे ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं जहाँ सब बढ़िया मौज से रह रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। ऐसे ही धरती पे ध्रुवों और उस पे जाने पे ही परिवर्तन नहीं होता। अगर आप पर्वतों की ऊपर देख ऊंचाई पे चले जाएंगे, पर्वतों के पादप पे रहेंगे, यानी कि पर्वतों के नीचे रहेंगे, घाटियों में रहेंगे, तब भी वहाँ पे परिवर्तन होता है। तो इतना याद रखना है आपको कि जीव जंतुओं की जो संख्या में स्थान के साथ परिवर्तन होता है, एक स्थान पे बहुत एक स्थान पे कम, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही जैव विविधता प्रवणता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जैव विविधता प्रवणता कहा जाता है। अभी हमने पर्वतों का नाम लिया तो ये भी याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपकी ये पर्वत है, ये क्या है, ये आपके पर्वत हैं। तो ये जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों का जो ये एरिया होता है और ये एरिया, यहाँ पे भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पर्वतों के एकदम ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे जैव विविधता कम होती है, भाई वही हो जाएगा, बहुत ऊंचाई पे है, बहुत सारी मौसम की दशाएं प्रतिकूल हो जाएंगी, बहुत ठंड रहेगी, तो यहाँ पे भी जैव विविधता कम पाई जाती है। लेकिन अगर घाटियों में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है, जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। जैव विविधता सब समझते चलिए, लिखा सारा पीपीटी में है, दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। जैव विविधता यहाँ पे क्या है, अधिकतम है। ये चीज़ें आप समझे। चलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि जैव विविधता प्रवणता क्या है, तो आप एक लाइन में बोलिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पर बायोडाइवर्सिटी में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता, सॉरी हाँ, जैव विविधता प्रवणता कहलाती है। यहाँ तक की चीज़ें आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। जो नहीं समझे वो जो है जाके क्लासेस को पीछे करके देख लें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने का कोई मतलब है नहीं। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, जहाँ कोई समस्या लगे आप बताइएगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा आपने इतना कुछ पढ़ाया, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको भूलना नहीं है, याद सारी चीज़ें रखनी है, लेकिन अब दो चीज़ें में हम आपको बता रहे हैं जिसको आप एकदम भूलिएगा मत। पहली चीज़ है आपको कि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है धरती पर, सर्वाधिक जैव विविधता। अब देखिए ये हम डेली करेंगे, आपको पहले बढ़िया बेहतरीन तरीके से वो टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस टॉपिक से जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आना ही आना है, वो हम बताएंगे। तो अब यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि सर्वाधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, विविधता कहाँ पाई जाती है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ हो रहा है, परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसके, अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में अगर लिखा है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, ये भी सही है। पूछा जाए इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, ये भी उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न के अनुरूप, अगर ऑप्शन में ये है। अगर ऑप्शन दूसरे हिसाब से है तो आपको तीसरा ऑप्शन क्या याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, या फिर इनको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। फिर जैव विविधता में परिवर्तन, तो याद रखना है कि जब हम ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आएंगे, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा की ओर आएंगे, विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है। इसी का अगर हम उल्टा बोलें कि भैया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे क्या होगा, ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता घटेगी। दोनों बातें एक ही हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो क्लास रोकिए और फिर से सोचिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है भाई, अगर यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रही है तो यहाँ से यहाँ जाने पर अगर घट रही है तो यहाँ से आने पे बढ़ेगी ना। दोनों बातें तो एक ही अलग अलग रूपों में कही जा रही है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको नहीं भूलना है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ चुकी होगी। ठीक है,
चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है भारत के संबंध में। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, किसके संबंध में? भारत के संबंध में। भाई विश्व में देख लिया ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न देश बोल रहे हैं, क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, समझिए, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये इधर की पीपीटी भी मिलेगी। क्षेत्र तो आपको याद रखना है वो है आपका साइलेंट वैली। ये लिख लीजिएगा कि भारत, ये शायद पीपीटी में नहीं लिखा है हमने ये पॉइंट, कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, तो वो क्या है? वो है साइलेंट वैली। वो क्या है? साइलेंट वैली। क्या है वो? वह है आपकी साइलेंट वैली। अब हम पूछे कि साइलेंट वैली है कहाँ, तो उसका भी आंसर हम ही देंगे, क्योंकि अभी तो हमने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं। हो सके कुछ लोग पढ़े हों, तो जो पढ़े हैं वो कमेंट करके बताएं। साइलेंट वैली आपकी कहाँ है? साइलेंट वैली है आपकी केरल में। कहाँ पे है? केरल में। इसको ही माना जाता है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। ये आपके जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ पे है साइलेंट वैली, केरल में। ये पश्चिमी घाट के हिस्से में आती है, मतलब जो पश्चिमी घाट का विभाजन होता है भारत का, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत साइलेंट वैली का आपका क्षेत्र आता है। ये कहाँ है? केरल में। इसके बारे में आपको एक बात और याद रखना है, टाइम था जो है आपका 1970 के आसपास का समय था। इस साइलेंट वैली वाले क्षेत्र में जो यहाँ का एरिया था, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसका नाम था साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, जिसका क्या नाम था? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा था? तो यहाँ पे एक नदी थी, उसको वो थी कुंथी पूजा नदी। कौन थी उस नदी का? क्या नाम था? कुंथी पूजा नदी पर यह प्रोजेक्ट बनाया रहा था। ये एक विद्युत परियोजना थी, ठीक है, जल विद्युत परियोजना थी। तो अब क्या हो रहा था, इसके लिए जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो इस नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा था। डैम, उससे क्या हो रहा था, ये जो साइलेंट वैली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत बड़ा जो क्षेत्र था वो डूब जा रहा था। वो क्या जा रहा था? डूब जा रहा था। तो डूबने से क्या हो रहा था कि वहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाती, जैव विविधता, बहुत सारी प्रजातियों का आवास नष्ट हो जाता। बेसिकली पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ये जो क्षेत्र था पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था। तो इस कारण से यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, इसका विरोध हुआ कि भैया यहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही हानिकारक प्रोजेक्ट है, यानी कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। आपके आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रॉफिट है, नहीं है, लेकिन अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उस दृष्टिकोण से प्रॉफिट नहीं है, बल्कि इससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस ही होगा। जितना भी होगा, चाहे जितना प्रॉफिट ढूंढे, लेकिन एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसके कारण इसका जो कई सारे पर्यावरणविद जो थे, मतलब उस समय जो टाइम में इसका विरोध हुआ था, बहुत बड़ा इसका विरोध हुआ था इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहेंगे इसमें क्या याद रखनी है, तो इसमें यही याद रखनी है कि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। ठीक है, किस नदी से संबंधित है? तो कुंची पूजा नदी से संबंधित है। इतना विवाद हुआ था, इसीलिए कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, अब इसी तरह का एक और चलिए, तो यहाँ तक की चीज़ें हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। ये जो एनोटेशन है आपको मिल जाएगा। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं अपने पीपीटी की ओर। ठीक है, अब हम अपने पीपीटी की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। सारी चीज़ें समझ लिए हम लोग, बस आपको फटाक से समझाना है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जैव विविधता प्रवणता। तो जैव विविधता प्रवणता, जो जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होती। हमने बताया पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पे कम पाई जाती है। यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी, भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगी। बात एक ही है। फिर हमने आपको बताया कि ऑप्टिम बायोम वही अनुकूलतम बायोम, क्या इसे बोला जाता है? अनुकूलतम बायोम। हमने बताया था आपको ना, अनुकूलतम बायोम किसको बोला जाता है? इसी आपके 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र को, जहाँ पे क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहे जाते हैं। ठीक है, और इसको अनुकूलतम बायोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो वर्षा होती रहती है पर्याप्त मात्रा में, टेम्परेचर बहुत सही रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जीवों और पादपों की बहुत सारी प्रजातियों का विकास हो पाता है, और इसके कारण यहाँ पे उच्च जो है आपकी जैव विविधता होती है। उसके बाद अब ये देखिए, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। देखिए, निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश आप लोग समझते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। उच्च अक्षांश मतलब जैसे जीरो से जब ऊपर जाएंगे 1 2 3, देखिए संख्याएं बढ़ रही है ना, तो ये आपका 90 होता है ना, जो ध्रुव होते हैं वो आपके 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपका नीचे साउथ होता है 90 डिग्री साउथ। तो ये 0 है,
तो ये देखिए कम संख्याएं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ रही हैं, तो ऊपर वालों को उच्च अक्षांश बोलते हैं, और यहाँ पे भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इन अक्षांशों को निम्न अक्षांश बोलते हैं, निम्न अक्षांश, ठीक है, निम्न अक्षांश। तो वही बात है ना कि निम्न अक्षांशों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। वही बात है कि भूमध्य रेखा बोले, निम्न अक्षांश बोले, कुछ भी बोले, बात वही है। उच्च अक्षांश इसको बोलेंगे, ये है उच्च अक्षांश बोले, ध्रुव बोले, तो वहाँ पे निम्न जैव विविधता पाई जाती है। ये सब भी याद रखिएगा, उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश, केवल ध्रुव और ये इक्वेटर भूमध्य रेखा मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश भी आता है। ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पे समझाया गया होगा, नहीं समझाया गया होगा तो हमने बता दिया। 0 और 90, 90 मतलब ये ऊंची ऊपर वाली संख्या है ना, 90 मतलब बड़ा, 0 मतलब छोटा, तो 90 मतलब उच्च अक्षांश, 0 मतलब निम्न अक्षांश, ठीक है। 0 मतलब इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब उच्च जैव विविधता, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश मतलब ध्रुव, ध्रुव मतलब निम्न जैव विविधता। समझ गए आप? ये यही तो याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही सब। जैव विविधता प्रवणता हमने आपको फिर बताया था ना कि जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में तो ऊंचाई पे आपको निम्न जैव विविधता मिलेगी, यहाँ पे नीचे जो है उच्च जैव विविधता मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी जैव विविधता की प्रवणता देखिए। जैव विविधता की प्रवणता क्या है, हमने बताया था कि जब आप स्थान चेंज करोगे तो जो जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है उसे जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पाई जा रही है, यहाँ पे कम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा पाई जा रही है जैव विविधता, यहाँ पे कम पाई जा रही है, स्थान के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये कहलाती है जैव विविधता की प्रवणता, ठीक है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों मतलब ऊंची चोटियाँ, ये कीवर्ड से, ये वर्ड जो है इनको याद कर लीजिएगा हिंदी मीडियम, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही लिखा रहेगा तो आप घबरा जाओगे, क्या है क्या है क्या है, तो घबराना नहीं है। उच्चतर जो है उन्नतांश अगर लिख दिया जाए तो मतलब ऊंची चोटी, निम्नतर मतलब निचली चोटियाँ, तो निचली चोटियों में ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी, ऊंची वाली जो चोटियाँ होंगी वहाँ पे कम जैव विविधता मिलेगी, क्योंकि वही है कि भाई टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा। जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है 1 किलोमीटर ऊपर जाने में, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो हमने बताया कि वो अपने आप ही जीव जंतुओं की प्रजातियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि भाई एकदम 0 डिग्री में कौन जिंदा रहेगा, 0 क्या माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। फिर हमने शांत घाटी के साइलेंट वैली के बारे में आपको बताया, केरल में है। यहाँ पे एक बन रहा था क्या, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट बन रहा था, उसका विरोध हुआ था, हमने देखा ना। इसको जो है 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया साइलेंट वैली को, ठीक है। उसी विरोध के बाद 1970-73 में जब वो प्रोजेक्ट बना, फिर प्रोजेक्ट का विरोध हुआ, वो प्रोजेक्ट रुक गया था, फिर उसके बाद 1984 में इसको जो है साइलेंट वैली को जो है नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। यह जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है उसी का ये एक हिस्सा है। हम बायोस्फीयर अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब ये आने वाली क्लासेस में बायोस्फीयर पढ़ेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर है, इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब जैसे साइलेंट वैली है ना, इसी प्रकार एक वैली ऑफ फ्लावर्स होती है जिसको फूलों की घाटी बोला जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है, तो उसी प्रकार फूलों की घाटी कहाँ है, आपके उत्तराखंड के चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में है फूलों की घाटी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ हिमालय के बारे में एक पॉइंट लिखा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम यह अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होता है। ये जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, कहाँ का हिमालय, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम का जो हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पे जैव विविधता जो है बहुत उच्च है भारत, मतलब यहाँ पे जैव विविधता की जो जैव विविधता है वो ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये जो है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे जीव भौगोलिक क्षेत्र जो है मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है यहाँ की। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। किसकी बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की। अभी इसकी कहानी हम लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, स्लाइड्स भी देख ली हमने अच्छे से, और हमने अपना इसको समझ लिया एनोटेशन पे भी। अब हम चलते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है। हमारी क्लास की अंतिम टॉपिक है। ये जो एनोटेशन है आज आपको आज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी एनोटेशन आपको डेली टू डेली प्रोवाइड करवा दें, जिससे आप बड़े नोट्स बनाते चलें। और ये जो पीपीटी है, जिनको नोट्स नहीं बनाना है उनको भाई पीपीटी दे दी जाएगी। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आपको, मतलब सबका अलग रहता है भाई, अब कोई हम सार्वभौमिक निर्णय तो दे नहीं सकते, हर आदमी का अलग माइंड होता है, हर आदमी को बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, कुछ लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बिना नोट्स बनाए पेपर निकल जाता है, कोई ये वो नहीं है, लेकिन होते ही हैं, हर प्रकार के आदमी होते हैं। तो लेकिन जो हमें जो पसंद है, मतलब हम जो बता रहे हैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना नोट्स खुद बनाइए, जिससे आपके दिमाग में माइंड मैप बनेगा। माइंड मैप बनेगा तो चीज़ें आपको आराम से याद होती चलेंगी। अब हमारा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कुछ होता नहीं है, होता तो ही है,
मतलब आपको समझने, अगर कुछ लोग घबरा रहे होंगे तो उनके लिए बता रहे हैं कि समझने में कुछ नहीं है। ये एक स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। तो आप कहेंगे कि ये स्थान तो हर जगह है, हर स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो हम कहेंगे नहीं। ऐसी जगह को जैव विविधता हॉटस्पॉट बोला जाता है जहाँ प्रजातियों की प्रचुर मात्रा होती है। मतलब बहुत सारी प्रजातियां वहाँ पे विद्यमान हैं। बेसिकली वही, जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए? कि जहाँ प्रजातियों की प्रचुर मात्रा है, यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा है। लेकिन जैव विविधता बहुत ज़्यादा है तो हम हॉटस्पॉट नहीं बोल देंगे, उसके साथ भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कि स्थानिक प्रजातियां हों, स्थानिक प्रजातियों की भी संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो। स्थानिक प्रजातियों की संख्या ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो। हमने बोला कि भैया हॉटस्पॉट किस प्लेस को बोलेंगे? ऐसे प्लेस को जहाँ प्रजातियों की संख्या मतलब जैव विविधता उच्च हो। तो आप बोलेंगे कि नहीं, हर जैव विविधता उच्च वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे, उसके साथ एक कंडीशन और है, स्थानिक प्रजातियों की संख्या ज़्यादा हो। तो अब स्थानिक प्रजातियाँ क्या है? आप बोलेंगे कि स्थानिक प्रजातियाँ कुछ नहीं है, कुछ जो प्रजातियां जैसे किसी विशेष स्थान पे पाई जाती हैं। जैसे कुछ प्रजातियां मान लीजिए वो पश्चिमी तटों में ही पाई जा रही हैं, कुछ प्रजातियां जो केवल हिमालयन में ही पाई जा रही हैं, तो उनको स्थानिक प्रजातियां बोले जाते हैं, जो कि केवल उसी स्पेशल एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में पाई जा रही हैं, तो उसे स्थानिक प्रजाति करते हैं। मतलब किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति स्थानिक प्रजाति कहलाती है। बस कुछ याद नहीं करना है, यही एक कंडीशन नहीं है। एक सेकेंड, यही एक कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन और है। तो आप बोलेंगे कि वो कंडीशन कौन सी है? तो भैया दूसरी कंडीशन जो इसकी है वो ये है कि इसके साथ ही यहाँ पे जो जीव हैं, यहाँ के जो जीव हैं, यहाँ के जीवों पर अस्तित्व का संकट हो, अस्तित्व का संकट हो। मतलब कि उनका आवास नष्ट होने का संकट हो, संभावना हो कि भैया ये जीव अब नष्ट हो जाएंगे, मतलब उनके अस्तित्व पर संकट हो, अस्तित्व पर भी संकट हो, अस्तित्व पर भी संकट हो। तो इस एरिया को, तब इस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसको घोषित किया जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट किस स्थान को घोषित किया जाता है? तो एक ऐसा स्थान जहाँ की प्रजातीय प्रचुरता, प्रचुरता लिखा है, प्रचुरता इसको कर लीजिए, प्रचुरता, यानी कि वहाँ पे जैव विविधता बहुत अच्छी हो, जैव विविधता समृद्ध हो, जैव विविधता समृद्ध होने के साथ स्थानिक प्रजातियों की संख्या भी हो, साथ ही साथ वहाँ पे जो जीव रह रहे हैं, जो प्रजातियाँ रह रही हैं, उनके अस्तित्व पर भी संकट हो, तो उस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये डिफिनीशन है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा कौन करता है? तो एक संस्था है। एक क्या है? एक संस्था है, एक संस्था है। अब भैया संस्था है तो कुछ ना नाम भी होगा, हम आदमी हैं तो हमारा भी कुछ नाम है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है ना, जैसे राधे मोहन, प्यारे मोहन, श्याम मोहन। अच्छा, समय के साथ आप लोग बताइए, नाम में बहुत परिवर्तन हो गया है ना। जैसे जो हमारे दादा वादा नाम रहते थे, उनका क्या नाम रहता था? उनका बड़ा बड़ा नाम रहता था। उसके बाद जो अगली जनरेशन आई उनका थोड़ा सा छोटा हो गया, और अब जो जिंजी वाले हैं उनका तो टिंकू पिंकू चिंकू मिंकू बहुत, इससे ये तो तब भी समझिए कि ये जो हम लोगों के ज़माने में भी ऐसे नाम होते थे, अब तो बहुत स्पेशल नाम हो गए हैं। क्या मतलब, दो तीन भाषाओं के नाम जोड़ के रख दिए जाते हैं, छोटा नाम रख दिया जाता है कुछ भी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा टाइप का नाम अब रखा जाने लगा है। चलिए बात करते हैं, तो इसकी संस्था की बात कर रहे थे। तो इस संस्था का नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। क्या नाम है इसका? नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन। एक से अच्छा, जैसे लिखते टाइम कभी कुछ गलती हो जाया करे तो आप लोग इग्नोर किया करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे बोलते रहो लिखते रहो तो अभी उतना जो है एक्सपीरियंस है नहीं, तो इधर का उधर हो जाता है। कंजर्वेशन, हालांकि हम ध्यान देते हैं कि इधर का उधर ना हो, तब भी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। तो इनकी घोषणा कौन करता है? तो इनकी घोषणा एक संस्था करती है जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये क्या करती है? ये हॉट स्पॉट्स की, जो ये हॉट स्पॉट स्थल है, हॉट स्पॉट्स की, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, ये वाला हॉट स्पॉट जिसकी डिफिनीशन आपको अभी लास्ट 10 मिनट में समझाए हैं, इतनी मेहनत किए हैं, हॉट स्पॉट की घोषणा करता है। अब घोषणा हुई है तो कुछ दो चार पांच स्थलों की तो घोषणा हुई होगी। तो ये वैश्विक स्तर पर ये जो संस्था है, ये हॉटस्पॉट स्थलों की घोषणा करती है, और अभी तक इसने जो है टोटल जो है घोषणा की है 36 हॉटस्पॉट स्थलों की, हॉटस्पॉट स्थलों की। तो आपसे पूछा जाए कि अभी कितने हॉटस्पॉट स्थल हैं? तो 36 हॉटस्पॉट स्थल हैं पूरे विश्व में। और अगर हम इनकी बात की जाए तो जो पृथ्वी के धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, अगर इन पृथ्वी की जो सतह है उस सतह के 2.5% क्षेत्रफल पर, हिस्से पर
पृथ्वी की जो टोटल सतह वाला सरफेस एरिया है उसके 2.5% एरिया पर ये 36 हॉटस्पॉट फैले। याद नहीं करना है, एक बार बता दे रहे हैं, मान लीजिए आ भी सकता है, आजकल आयोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे चलिए 36 बता दीजिए, तो हम कहेंगे हम 36 तो नहीं बताएंगे, क्योंकि ना ये आप याद रख पाओगे ना पेपर में आपके काम का है। तो आप कहोगे कि ठीक है फिर एक को ना बताओ, लेकिन हम कहेंगे नहीं, बताएंगे भी, वो बताएंगे जो आपके काम के हैं। तो भारत में जो है कुल 4 जो है स्थल पाए जाते हैं। अब उन चारों को हम यहाँ नहीं बताएंगे, पीपीटी में है, ठीक है। उनका विभाजन है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, आपके इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। 4 जो है हॉटस्पॉट जो रीजन्स हैं वो भारत में आते हैं, तो उनको हम चल के पीपीटी में देख लेंगे। उसके साथ ही अगर 1-2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम देख लेंगे। तो चलिए पीपीटी में चलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, डिफिनीशन पे आते हैं। ऐसे स्थान जहां प्रजातियों की प्रचुरता हो तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता हो लेकिन अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। सेम चीज़ हमने आपको समझाई, ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए, संस्था कौन सी संस्था इसकी घोषणा करती है? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इनका मानदंड क्या है? तो जातीय बहुतायत, यानी कि बहुत प्रकार की वहाँ पे प्रजातियाँ हों, ये चीज़ें। स्थानिकता, स्थानिक प्रजातियाँ दूसरी कंडीशन। तीसरा कि अस्तित्व पर निरंतर संकट, तो वही आशंका बोध, यानी कि उनके ऊपर आशंका हो कि भैया इनके ऊपर कोई ना कोई गंभीर संकट मंडरा रहा है, आशंका बोध उसे कहते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। फिर हमने बताया कि भैया विश्व में 36 स्थल हैं, 2.5% विश्व की भूमि पर ये फैले हुए हैं। हाल ही में जो नया घोषणा किया गया वो हाल ही में नहीं है, उसको भी घोषणा हुए 10 साल हो गए हैं। 2016 में, 2026 चल रहा है, 2016 फरवरी में उसकी घोषणा हुई थी। उत्तर अमेरिका के तटीय मैदानों की जो 36वां हॉटस्पॉट के रूप में भारत में बना था। भारत में ये जो स्थल हमने बताया कि ये पूर्वी हिमालय, देखिए आपका यहाँ पे एक मैप भी लगाए हैं, ये हो गया आपका पूर्वी हिमालय, ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय ये हो गया, दूसरे आपके पश्चिमी घाट, और तीसरे आपके इंडो बर्मा, मतलब जो रीजन है उसमें भारत का अंडमान और ये पूर्वोत्तर हिमालय खा, देखिए ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है ये आपका तीसरा है, जो कि इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो आता है हॉटस्पॉट, उसमें ये भारत की ये स्थल शामिल है। अंडमान और पूर्वोत्तर भारत शामिल है। आपको ये स्थल याद करने हैं, अंडमान और पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। तीसरे में क्या आता है? अंडमान और पूर्वोत्तर भारत। ये जो वैश्विक इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, उसमें आता है भारत का ये वाला हिस्सा, ठीक है। हरा वाला हमने देखा, ये पहला क्या है? पहला आपका पूर्वी हिमालयन है, पूर्वी हिमालयन हॉटस्पॉट। दूसरा आपका क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वाला हॉटस्पॉट, जिसमें कि ये पश्चिमी घाट पे आ जाता है, और ये श्रीलंका का भी हॉटस्पॉट वाला एरिया इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया ये तीसरा आपका क्या है? आपका ये पूर्वोत्तर भारत, और आपका ये अंडमान निकोबार। अंडमान केवल, निकोबार नहीं, निकोबार जो निकोबार आता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट का हिस्सा है, सुंडालैंड हॉटस्पॉट का हिस्सा है। सुंडालैंड हॉटस्पॉट में ये जो आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है ये भी आता है, तो उसके साथ ये आ जाता है भारत का ये निकोबार वाला हिस्सा। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन कौन से स्थल हैं, तो भारत के 4 स्थल हैं। पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान और पूर्वोत्तर भारत तीसरा हो गया, चौथा हो गया निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये देखिए ये सुंडालैंड इंडो बर्मा क्या है? तो ये वैश्विक स्तर पे, जैसे इंडो बर्मा, तो इंडिया और यहाँ में म्यांमार है ना, तो वहाँ के रीजन में तो ये तो म्यांमार वाला हो गया, इंडो बर्मा में म्यांमार वाला भी शामिल है। भारत में उस रीजन में कौन सा शामिल है? तो ये है आपका कौन सा? अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह। चारों नाम रट डाइए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान और पूर्वोत्तर भारत तीसरा, चौथा निकोबार द्वीप समूह, चौथा निकोबार द्वीप समूह, चारों रट डालिए, ठीक है। फिर से पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट आपका ये हो गया, पूर्वी हिमालय ये हो गए, ठीक है। तीसरा अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर, ये अंडमान निकोबार हो गया और पूर्वोत्तर भारत, और चौथा आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चारों हो गए याद आपको, भारत के 4 हॉटस्पॉट। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं आज की क्लास में। अब भारत के बारे में कुछ और आंकड़े देखेंगे। तो भारत जो विश्व में 17 जो है विशाल विविध मेगा डाइवर्सिटी वाले देश हैं, उसमें भारत जो है शामिल है, उसमें भारत शामिल है। तो भारत 17 विशाल विविध देशों में शामिल है। किस दृष्टिकोण से? तो ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से। भारत में जो स्तनधारी हैं 7.86%, विश्व में जो कुल प्रजातियां हैं स्तनधारियों की 7.6% भारत में स्तनधारियों की प्रजातियां हैं। वैश्विक लेवल पे जो कुल पक्षी हैं उनकी 12.6% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 6.2% सरीसृप, 4.4% उभयचर और 6% फूलों और पौधों की प्रजातियां। इसको आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा एक लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हैं। सिक्किम को ना वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, तो उत्तर देना है सिक्किम। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपके इस रीजन में स्थित है। ये कौन सा रीजन है? पूर्वी हिमालयन हॉटस्पॉट जो है उसमें सिक्किम स्थित है ना।
तो इसी कारण से इसको वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। यह हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बता दिया। तो अब सिक्किम की कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ की कुछ प्रमुख जातियाँ हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। नेपाली पे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेपाली मतलब एक प्रकार की जनजाति है जो यहाँ पे पाई जाती है, निवासी या फिर नेपाली, क्योंकि नेपाल से लगा हुआ है। तो लेप्चा, भूटिया, नेपाली यहाँ पे रहने वाले लोग हैं प्रमुख। और अब सिक्किम के बारे में कुछ और अगर हम बात करें तो जो सिक्किम है, आप लोगों को पता है कि ये शुरू से भारत का हिस्सा नहीं था। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है। ठीक है, कब? 1974 में सहयुक्त राज्य इसको घोषित किया जाता है। और 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके इसको भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर लिया जाता है और 22वां राज्य बनता है। ये भी पूछा जाता है सिक्किम कौन सा राज्य बना, और ये भी। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड कर दिए। अब बताइए कि क्लास का कंटेंट, क्लास की क्वालिटी और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने में, क्योंकि मतलब कहाँ कहाँ से कंटेंट ला रहे हैं वो हम ही जानते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए एकदम जो लाभप्रद क्लासेस होती हैं, जैसे नहीं होता कि एकदम मक्खन वाली क्लासेस, कि जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इसके बाहर नहीं आने, ऐसी क्लासेस और ऐसा कंटेंट देने की हमारी कोशिश है। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, किसी प्रकार को सुझाव देना हो तो वो भी बताइए। जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हो शेयर कर दीजिए, कुछ और लोग देखें, क्योंकि जो लोग इस समय क्लास देख रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में भी और लोग देखेंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग क्लास देखेंगे, क्योंकि हमारा भी कोई ना कोई मोटिव है, तो वो मोटिव पूरा होगा तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए करेंगे। अभी भी मतलब हमें नहीं लगता कि बेहतरीन, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है, पढ़ाने का तरीका है और जिस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अब तो ये आप ही बताएंगे कि कैसा है, लेकिन हमारे हिसाब से हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किए वो भी चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि आपके समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन यानी कि बायो में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जो है दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो पीपीटी की स्लाइड्स हैं ये हम 3, 4, 5 क्लासेस के बाद प्रोवाइड करवाते हैं, और आज से हमने ये चीज़ें शुरू की है कि जो आपका ये एनोटेड नोट है, यानी कि जो एनोटेशन वाला यहाँ से हैंड रिटन है, इनको हम आज ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे डेली टू डेली, अब मैक्सिमम 1 दिन के गैप पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।